टॉपिक का जो हमारा नाम है वो सबसे पहले कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट। एंटेगोनिस्ट हमारे पास क्या होते हैं? सबसे पहले एंटेगोनिस्ट एक ऐसे हमारे पास एजेंट्स होते हैं जो एंडोजिनस लिगेंड्स होते हैं या जितने भी एंडोजिनस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ मिमिक्रिंग करते हैं और रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होके ऑपोजिट इफेक्ट देते हैं, मतलब कि ब्लॉक करते हैं रिसेप्टर्स को। और हमारे पास वो क्या होते हैं? एंटेगोनिस्ट होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एंटेगोनिस्ट। तो कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट क्या होते हैं? कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट हमारे पास ऐसे एंटेगोनिस्ट होते हैं जो बाइंड करेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ, या हम ये भी कह सकते हैं कि कोलिनोसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। उनमें से कौन से आते थे? मैस्क्रीन भी आ सकता है और निकोटीन भी आता है, दोनों रिसेप्टर्स आ जाते हैं, उनके साथ ये बाइंड करेंगे और उनके इफेक्ट को ये ब्लॉक करेंगे। ओवरव्यू सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है। ओवरव्यू में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट आर जनरल टर्म्स फॉर द एजेंट्स दैट बाइंड टू द कोलिनोसेप्टर्स आइदर मस्क्रीन आइदर द निकोटीन एंड प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ द एसिटाइल कोलिन एंड अदर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक हो क्या? मतलब कि कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट को जनरल टर्म में हम क्या कहते हैं? एक ऐसे एजेंट्स जो कि कोलिनोसेप्टर्स या के मस्क्रीन या निकोटीन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, उनके साथ बाइंड करेंगे और एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को क्या करेंगे? प्रिवेंट कर देंगे। मोस्ट क्लिनिकल यूजफुलनेस ऑफ दीज एजेंट्स आर सेलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ द मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स। तो मोस्ट क्लिनिकली कौन से रिसेप्टर्स हैं जो कि कोलिनोसेप्टर्स एजेंट्स के मदद से एंटेगोनिस्ट की मदद से ब्लॉक होते हैं? मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स मोस्ट क्लिनिकली हैं। एंड सेकंड हमारे पास क्या आ जाते हैं? आगे हमारे पास आ जाता है दे आर कॉमनली नोन एज एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, एंटी मस्क्रेनिक एजेंट और पैरासिम्फैथोलिटिक्स। मतलब कि जो वो कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट जो कि मोस्ट क्लिनिकल ब्लॉकर जो कि हमारे पास मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी मस्क्रेनिक, एंटी कोलिनर्जिक और पैरासिम्फैथोलिटिक्स। ये तीन एजेंट्स के सिमिलर नेम वो हैं जो कि मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स पे जाके एंटेगोनिस्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और द इफेक्ट ऑफ द पैरासिम्पैथिक इनर्वेशंस आर दस इंटरप्टेड एंड द एक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस आर लेफ्ट अनअपोज्ड। इसका मतलब यह है कि जो पैरासिम्पैथिक इनर्वेशंस को क्या करेंगे? उसको इफेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली अनअपोज्ड वो किसका इफेक्ट हो जाएगा? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस का। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग एक चीज़ को एंटेगोनाइज कर रहे हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली एगोनाइज्ड हो जाएगी। और सेकंड ग्रुप ऑफ फर्स्ट ग्रुप हमने क्या पढ़ा है? वो ड्रग्स जो कि मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर रही है, तो उनको हम लोग क्या कह रहे हैं? एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स भी कह रहे हैं, एंटी मस्क्रेनिक भी और पैरासिम्पैथोलिटिक्स भी कह रहे हैं। एंड सेकंड हमारे पास क्या आ जाती हैं? वो ड्रग्स आ जाती हैं जो कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स होती हैं और प्रेफरेंटली निकोटिनिक रिसेप्टर्स ऑफ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक गैंग्लियंस। मतलब कि ये क्या है कि जो पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक गैंग्लियंस पे जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं उन पे जाके बाइंड करती हैं। लेकिन आगे एक और चीज़ लिखा है, क्लिनिकली दे आर द लेस इंपॉर्टेंट ऑफ द कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट। मतलब कि ये क्या होती हैं? कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट से या पैरासिम्पैथोलिटिक से या एंटी मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स से ये क्या होती हैं? लेस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, लीस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। अब थर्ड फैमिली हमारे पास क्या आ जाती है? न्यूरोमस्कुलर एजेंट्स, या हम लोग उसको कह सकते हैं ऐसे कोलिनर्जिक एजेंट्स जो कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होती हैं। ये भी किसके ऊपर एक्ट करते हैं? निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं। और ये क्या होते हैं? निकोटिनिक एंटेगनिस्ट होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं ट्रांसमिशंस ऑफ द एफरेंट इम्पल्सेस ऑफ द स्केलेटल मसल्स। देखिए हमने निकोटिनिक की कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी थी? एन एंड एम, न्यूरोनल और न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में कौन से प्रेजेंट होंगे? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से जो स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी है वो इनिबिट हो जाएगी। और इसको हम लोग यूज़ किधर किधर करते हैं? एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब कि जब सुन करते हैं बॉडी को, इंट्यूबेशंस एंड वेरियस ऑर्थोपेडिक प्रोसेसेस में इनको हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारे पास तीन मेजर्स क्या आ गया? कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट आ गए हैं। एक फैमिली जो आ गई हमारे पास कौन सी आ गई? एंटी मस्क्रेनिक एजेंट, जिसका सेकंड नाम क्या है? एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स। एंड थर्ड नाम उसका क्या है? पैरासिम्पैथोलिटिक्स एजेंट, जो कि मस्क्रेनिक रिसेप्टर से बाइंड कर रही हैं। सेकंड हमारे पास क्या आ जाती हैं? वो फैमिली आ जाती है जो कि हमारे पास क्या आ जाती है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक गैंग्लिया के रिसेप्टर्स के ऊपर जो एक्ट करती हैं, जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं? गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स कह रहे हैं, और वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं। और थर्ड हमारे पास कौन सी आ जाती है? थर्ड फैमिली हमारे पास आ जाती है न्यूरोमस्कुलर एजेंट्स, वो भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे आ जाती हैं जो कि न्यूरोमस्कुलर एजेंट्स को ब्लॉक करती हैं। ओके, और ये तीन फैमिली आ जाती हैं। अब हम इन तीनों फैमिलीज़ के आगे ड्रग्स को एक्सप्लेन करेंगे कि एंटी मस्क्रेनिक एजेंट्स कौन से हैं, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स कौन से हैं और न्यूरोमस्कुलर एजेंट्स कौन से हैं। इस पूरे चैप्टर में हमारे पास यही तीन मेजर फैमिलीज होंगी जिनके हम लोग ड्रग्स को, उनके एक्शंस को, उनके थेराप्यूटिक यूज़ को और उनके सब को डिस्कस करेंगे। ओके,
तो हमारे पास जो है वो अब आगे आ जाती हैं इनकी टाइप्स कौन सी हैं, हमारे कौन कौन सी पढ़ी हैं। 3 फैमिलीज़ पढ़ी हैं। एक आती है हमारे पास एंटी मस्करेनिक, सेकंड आती है वो निकोटिनिक जो कि गैंग्लियोनिक है, एंड थर्ड जो हमारे पास आ जाती है वो क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को इनहिबिट कर रही होती है। सबसे पहले की बात करते चलें, हमारे पास क्या है, एंटी मस्करेनिक एजेंट्स। एंटी मस्करेनिक एजेंट्स द कॉमनली नोन एज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। हमने इनके 3 नाम पढ़े थे, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटी मस्करेनिक ड्रग एंड एक और हमने पढ़ा था पैरासिम्पैथोलिटिक्स पढ़ा था। ये 3 नाम इसके आगे हैं। और एंटी मस्करेनिक की एजेंट्स की जो हमारे पास ड्रग में एग्जांपल्स आ जाती हैं वो आ जाती हैं एट्रोपिन एंड स्कोपोलामीन्स। बोथ और ब्लॉक द मस्करेनिक रिसेप्टर्स। ये बेसिक आपने याद रखना है कि मस्करेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक नहीं कर रही। ये क्या करती हैं, इनहिबिशंस करती हैं मस्करेनिक फंक्शंस को। इन एडिशंस दीज ड्रग्स ब्लॉक द फ्यू एक्सेप्शनल सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स दैट आर कोलिनर्जिक सच एज दोट इनर्वेट द सलेवरी एंड स्वेट ग्लैंड्स। देखें, हम लोगों ने मस्करेनिक रिसेप्टर्स पढ़ा था। मस्करेनिक रिसेप्टर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, M1, M2 एंड M3। M1 हमें पता है किधर प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में। M2 प्रेजेंट किधर होती हैं, साइनोएटियल नोड में, लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। एंड द M3 जो होती है वो प्रेजेंट किधर होती हैं, ब्लेडर, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स में। और M3 की टाइप जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। मतलब कि ये सब हमारे पास क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो अगर ये मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रही हैं तो ये मस्करेनिक रिसेप्टर्स की M3 की टाइप से भी एक्ट करेंगी। और M3 किधर प्रेजेंट है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से, सलाइवेशन और स्वेट ग्लैंड्स है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे वही बात लिखी है कि ये क्या करेंगे, एक्सेप्शनल केसेस है, मतलब कि कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। किसको इनहिबिट करते हैं, सलाइवरी और स्वेट ग्लैंड्स को। Because they do not block the nicotinic receptors, the anticholinergic drugs, more precisely antimuscarinic drugs, have little or no action at the skeletal muscles। देखें, वो कह रहे हैं कि ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करते, जिसकी वजह से ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को भी ब्लॉक नहीं करते और न्यूरोनल्स को भी ये ब्लॉक नहीं करते। और इट हैज़ अ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आर बेनिफिशियल इन द वैरायटी ऑफ द वेज। ये जो हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं ये बेनिफिशियल होती है, बेनिफिट्स इफेक्ट होते हैं इनका वेरियस ऑफ द क्लिनिकल सिचुएशंस में। लाइक एंटीहिस्टामिन्स हो सकती हैं, ये एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं और एंटी मस्करेनिक एक्टिविटीज़ को ये परफॉर्म करती हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास एंटी मस्करेनिक, एंटीकोलिनर्जिक और पैरासिम्पैथोलिटिक्स में एजेंट्स में जो हमारे पास सबसे पहली ड्रग्स आती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, एट्रोपिन। एट्रोपिन आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले किसके इफेक्ट को इनहिबिट करती है, एसिटाइल कोलिन के। एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी में क्या परफॉर्म कर रहा होता है, ब्लड प्रेशर को लो कर रहा होता है। और एट्रोपिन अगर उसको ब्लॉक कर देगी तो वो क्या करेगी, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगी। ये इसका जो है वो बेसिक और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला और बहुत रिपीटेडली इसका जो है वो एक्शन है कि ये मेनली क्या करती है, इसका बॉडी में क्या फंक्शन होता है। तो ये और दूसरा मेजर फंक्शन जो होता है वो इसका होता है आई के अंदर, ठीक है। और आई में वो देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है। सबसे पहले लिखा हुआ कि एट्रोपिन क्या होती है, टर्शरी अमीन्स, बेलाडोना अल्कोलाइड्स विद अ हाई एफिनिटी फॉर द मस्करेनिक रिसेप्टर। इनकी एफिनिटी किधर होगी, मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे होगी। तो एट्रोपिन क्या होती है, टर्शरी अमीन्स होती हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नॉन पोलर होती हैं। तो ये क्या कर सकती हैं, सेंट्रली मतलब कि ब्लड ब्रेन बैरियर में इंटर हो सकती हैं। और पेरिफेरल मतलब कि इसका बहुत इफेक्ट होता है। और ये क्या करती हैं, इट बाइंड कंपिटिटिवली, मतलब कि ना रिवर्सिबली ना इरिवर्सिबली। और ये क्या करती हैं, कंपिटिटिवली बाइंड होती हैं। कंपिटिटिवली किसके साथ बाइंड होती है, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स के साथ ये बाइंड होती हैं। तो ये एसिटाइल कोलिन के मतलब कि जहाँ पे एसिटाइल कोलिन एक्ट कर रहा है तो ये क्या करेंगी, वहाँ पे जाके अपना जो है वो एक्शन शो करेंगी। तो एट्रोपिन क्या करती है, मैंने ऊपर बात किया कि ये दोनों एक्ट करती है, सेंट्रली भी और पेरिफेरली। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, नॉन पोलर होती है। तो इसका जो जनरल एक्शन होता है वो क्या होता है, 4 हॉर्स होता है, मतलब ये जनरली जो बात करें। लेकिन अगर इसको हम लोग टॉपिकल अप्लाई करें आइज़ में तो ये इसके जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो फ्यू डेज तक चला जाता है एट्रोपिन का। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी किधर होती है, न्यूरो अफेक्टर्स ऑर्गन्स पे। 2 तरह के ऑर्गन्स हमारे पास होते हैं, एक होते हैं न्यूरो अफेक्टर्स ऑर्गन एंड सेकंड हमारे पास होते हैं नॉन न्यूरो फैक्टर्स ऑर्गन। न्यूरो फैक्टर्स ऑर्गन होते हैं जिनकी डायरेक्ट इनर्वेशन होती है और वो क्या करते हैं, इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हमारे पास हार्ट आ जाता है। एंड सेकंड हमारे पास क्या आ जाते हैं, एक कॉमन टिपिकल एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास हार्ट आ जाता है। एंड सेकंड हम कहते हैं ब्रोंकियल टिश्यूज़ आ जाते हैं जो हमारे पास लंग्स आ जाते हैं। और नॉन न्यूरोनल में हमारे पास थायराइड ग्लैंड्स आ जाते हैं जो कि हार्मोन्स के थ्रू जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। एंड आगे लिखा हुआ है कि द ग्रेटेस्ट इनिबिलिटी इफेक्ट जो होता है ऐसा किधर होता है, ब्रोंकियल टिश्यूज़ में,
न्यूरो फैक्टर्स ऑर्गन कौन से हमारे पास? लंग्स में क्या होते हैं? ब्रोंकाइज होते हैं, तो ये ब्रोंकियल टिश्यूज पे इफेक्ट करते हैं। एंड सेकंड ये क्या करते हैं? स्क्रीशन ऑफ द स्वेट एंड द सलाइवा। अभी ऊपर हमने बात किया कि जो एट्रोपिन होती है वो किसके इफेक्ट पे क्या होती है? M3 पे। जो भी हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो जो सिंपैथेटिक जो ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, सल्वेशन के जो ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे पास जो है वो उसके ऊपर ये एट्रोपिन्स बहुत ज़्यादा इफेक्टकारी होती है। एक्शन की बात करें तो एक्शन हमारे पास सबसे पहले एक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके थेरापेटिक यूज़ पढ़ेंगे, देन उसके बाद उसके एडवर्स इफेक्ट यूज़ पढ़ेंगे। एक्शन की बात करें तो ये आई में किस तौर पे यूज़ होती है? आई में ये सबसे जो मेजर होती है वो ये यूज़ होती है द एट्रोपिन जो होती है वो यूज़ होती है इन द कंडीशन ऑफ द जब भी जो लिखा हुआ है कि जो एट्रोपिन ब्लॉक द मस्करेनिक एक्टिविटी इन द आई, मस्करेनिक एक्टिविटी को ब्लॉक करेगी तो ये क्या कॉज करेगी? एक कॉज करेगी ये मेड्रियासिस। मेड्रियासिस क्या होती है? जो प्यूपल डायलेट हो जाता है, प्यूपल को डायलेट कर देगी। सेकंड अनरिस्पॉन्सिवनेस टू द लाइट कर देगी। तो थर्ड क्या कर देगी? साइक्लोप्लीजिया। साइक्लोप्लीजिया एक ऐसी इनएबिलिटी हो जाती है कि वो नियर विजन्स को फोकस नहीं कर सकती, इसको इनएबिलिटी कह देते हैं, इनएबिलिटी हो जाती है। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनमें क्या होता है? एंगर क्लोजर ग्लूकोमा होता है, वो उनका जो उनको एट्रोपिन अगर देंगे तो इनका इंट्रा ओकुलर प्रेशर इतना ज़्यादा राइज हो जाएगा कि वो डेंजरस वे में चला जाएगा। तो एट्रोपिन को हम लोग आई में इस तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि ये 3 कंडीशन ये कॉज कर सकता है, और किस कंडीशन में इसको यूज़ नहीं कर सकते? एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में, ठीक है, इसको यूज़ नहीं कर सकते। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में ये क्या करता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जो एट्रोपिन है वो एज एन एंटीस्पाज्मोटिक एजेंट के तौर पे यूज़ होती है। हमें कभी कभी स्पाज्मोटिक पेन्स होते हैं। स्पाज्मोटिक पेन्स ऐसे पेन्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शंस, या सिंपल अल्फाजों में देखें तो जो बहुत ज़्यादा खिंचाव हो जाता है मसल्स का, जिसकी वजह से हमें मसल्स पेन शुरू हो जाते हैं, लाइक शोल्डर पेन, लाइक मतलब कि जो हमारे पास लेग्स होती हैं इनके जो मसल्स होते हैं उनके पेन स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पाज्मोटिक पेन्स। तो एट्रोपिन हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट्स होते हैं जो रिड्यूस करते हैं एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। देखिए बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहेंगे गैस्ट्रिक जो ऑर्गन्स हैं तो उनकी सिक्रीशन उतनी ज़्यादा होगी तो उसको रिलैक्स करते हैं, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जो सिक्रीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाती हैं। तो एट्रोपिन्स एंड स्कोपोलामीन्स आर प्रोबेबली द मोस्ट पोटेंट होती हैं किस ड्रग के तौर पे? एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग के तौर पे। मतलब कि वही बार बार बात है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में अगर हम लोग एट्रोपिन को यूज़ करेंगे तो वो क्या होगी? मेरे पास एंटी स्पाज्मोटिक्स होंगी जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को रिड्यूस करेंगी, लेकिन ये HCl की प्रोडक्शन को सिग्निफिकेंट लेवल पे लो नहीं कर सकती। तो इस वजह से लिखा हुआ है दैट इट डज नॉट दैट द प्रोडक्शन ऑफ द HCl इज़ नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। तो ये HCl की प्रोडक्शनल को इफ़ेक्ट नहीं करती सिग्निफिकेंट अमाउंट में। तो आगे लिखा हुआ है कि जो एट्रोपिन इज़ नॉट अफेक्टेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर। मतलब कि ये जब HCl की प्रोडक्शन को, एसिड की प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं कर रही तो ये पेप्टिक अल्सर में भी यूज़ नहीं होती। लेकिन आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि प्रेंजपीन एक ऐसी ड्रग है जो कि M1 मस्करेनिक एंटेगोनिस्ट होती है। M1 किधर प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में, जिधर से HCl जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये प्रेंजपीन जो होती है वो M1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगी जो कि रिड्यूस कर देगी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को, एज डज दैट डू नॉट एंटेगोनाइज अदर सिस्टम। लेकिन ये अदर सिस्टम को एंटेगोनाइज नहीं करेगी, लेकिन ये HCl की प्रोडक्शन को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेगी। तो आगे लिखा हुआ है द डोजेज ऑफ एट्रोपिन दैट रिड्यूस स्पैजम्स। अभी मैंने क्या बोला कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में ये क्या यूज़ हो रही है? एट्रोपिन एज एन एंटी स्पाज्मोटिक। तो ये क्या कह रहे हैं? रिड्यूस करेगी स्पैजम्स, ऑल्सो रिड्यूस द सलाइवरी सिक्रीशंस, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर बात किया कि ये क्या करती है? सिंपैथेटिक सलाइवेशंस और स्क्रीशन, मतलब कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी स्क्रीशंस को भी रिड्यूस करती है, और उनकी ऑकुलर अकोमोडेशन में, देन यूरिनेशन में, मतलब कि क्या करती हैं? यूरिन रिटेंशंस कर देती हैं बॉडी के अंदर। दस इफेक्ट द डिक्रीज द कंप्लेंस विद एट्रोपिन। इसका मतलब ये है कि जो एट्रोपिन होती हैं वो कंप्लेंस का मतलब होता है फ्लैक्सिबिलिटी। तो जो जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की जो फ्लैक्सिबिलिटी होती है उसको कंट्रोल करती है एट्रोपिन।
सेकंड हमारे पास आ जाते हैं जी कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर में हमें पता है कि जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन सी मस्कुलिनिक टाइप होती है, M2 किधर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे पास होते हैं साइनो एट्रियल नोड पे, लेकिन इस पे एट्रोपिन का जो इफेक्ट है वो वेरियस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो एट्रोपिन प्रोड्यूस डाइवर्जेंट इफेक्ट ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द डोज, मतलब कि डोज पे डिपेंड कर रहा है कि जो एट्रोपिन है वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो आगे लिखा हुआ है एट लो डोजेस, लो डोज करेंगे तो ये क्या करेगी, प्री डोमिनेंट इफेक्ट ऑफ द स्लाइटली डिक्रीज इन द हार्ट रेट। तो एसिटाइलकोलिन क्या करती है, एसिटाइलकोलिन ऑलरेडी हार्ट रेट को डिक्रीज कर रही है, तो हम लोगों ने हार्ट रेट को डिक्रीज तो नहीं ना करना ना, हार्ट रेट को इंक्रीज करना है। तो अगर हम लोग लो डोज देंगे तो वो क्या होगा, M1 रिसेप्टर जो होगा इनिबिटरी प्री जंक्शनल और द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पे वो ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से एसिटाइल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर हम लोग लो डोज ऑफ द एट्रोपिन देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, एट्रोपिन एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज रिलीज हो जाएगी, तो ये तो ब्लड प्रेशर स्लाइटली क्या होगा, इस वजह से वो कह रहे हैं स्लाइटली डिक्रीज इन द हार्ट रेट। बट इफ़ वी प्रोवाइड और एडमिनिस्ट्रेट द हाई डोज ऑफ द एट्रोपिन इट कैन कॉज द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द हार्ट रेट बाय ब्लॉकिंग द M2 रिसेप्टर्स, मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट है हाई डोजेस तक एट्रोपिन की, जब हम लोग हाई डोज देंगे तो क्या करेगा वो, तब वो क्या होगी उसकी रेट ऑफ जो द अमाउंट ऑफ द ड्रग एट द साइट ऑफ द रिसेप्टर इंक्रीज हो जाएगी देन द एसिटाइलकोलिन। तो वो क्या करेगा, M2 रिसेप्टर्स ऑफ द साइनो एट्रियल नोड पे क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा, जो एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट को रिड्यूस कर देगा, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा मेंटेन हो जाएगा एट द हायर डोज। लेकिन हम लोग लो डोज देंगे तो वो क्या होगा, हार्ट रेट स्लाइटली मोर डिक्रीज हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारे पास आगे क्या है, सेकेंडली हमारे पास आगे क्या, स्क्रीशंस। स्क्रीशंस क्या होती हैं, हम लोगों ने क्या बोला कि एट्रोपिन क्या करती है, सिंपैथेटिक सलाइवरी और द स्वेट सिमुलेशंस को कंट्रोल करती है, मतलब क्या वहाँ पे भी इसका एक्ट है, क्योंकि ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करिए। मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स की M1 M2 M3 टाइप्स हैं, M1 गैस्ट्रिक पैरेटल सेल्स में, M2 क्राटिक में, और M3 जो होते हैं हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ब्लेडर एंड एक और जगह पे भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो स्क्रीशंस की बात करें, स्क्रीशन किसकी होगी, सलाइवा एंड देन स्वेट ग्लैंड्स की। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एट्रोपिन ब्लॉक करेगा मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को जो सलाइवरी ग्लैंड्स को की प्रोडक्शंस को डिस्टर्ब करेंगे या अल्टरनेशन करेंगे उसमें, और दैट प्रोड्यूस द ड्राइनेस ऑफ द माउथ। देखिए एट्रोपिन बाइंड हुआ, एट्रोपिन ने क्या किया, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को इनिबिट कर दिया, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स की एक्सक्रीशंस को इनिबिट कर दिया। मस्कुलिनिक रिसेप्टर की एक्सक्रीशन क्या है, सलाइवा। तो सलाइवा जिस टाइम क्या होगा, इनिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, जीरोस्ट्रोमिया हो जाएगा, मतलब ड्राइनेस ऑफ द माउथ हो जाएगी। तो सलाइवरी ग्लैंड्स आर एक्सक्विसेंटली सेंसिटिव टू द एट्रोपिन। एक्सक्विसिटली का मतलब ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा या प्रीडोमिनेटली, मतलब कि हैप्पीली किसी चीज़ को, मतलब हैप्पीली कहते हैं बहुत ज़्यादा खुशी से किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, सेंसिटिव होता है एट्रोपिन से, ठीक है। तो ये जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं इनको एट्रोपिन नज़र आता जाता है तो ये उसके साथ बाइंड हो जाते हैं, जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स के जो रिसेप्टर्स होती हैं उनके साथ ये बाइंड हो जाता है। स्वेट एंड लैक्रिमल ग्लैंड्स का भी जो है वो सिमिलर इफेक्ट्स होता है, और ये क्या करते थे, इनिबिशन ऑफ द स्क्रीशन बाय द स्वेट ग्लैंड कैन कॉज द एलिवेशन बॉडी टेम्परेचर। लेकिन जो एट्रोपिन जब देते रहेंगे तो क्या होगा, सलाइवा और स्वेट ग्लैंड्स जो होंगे, वो स्वेट कब होता है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइस हो जाता है, तो एवोपरेशन होती है हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग स्वेट ग्लैंड्स की मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को इनहिबिट करवा रहे हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, बॉडी के स्वेट नहीं होगा तो बॉडी का टेम्परेचर एवापोरेट नहीं होगा, और बॉडी में से जो अवर टेम्परेचर है वो टेम्परेचर स्वेट नहीं होगा, तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर जो वो एलिवेट हो जाएगा, विच कैन कॉज द डेंजरस इन द चाइल्ड एंड द एल्डरली, मतलब कि बड़ों में भी और छोटों में भी ये बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। देन हमारे पास आ जाता है आगे थेराप्यूटिक यूजेस। थेराप्यूटिक यूजेस क्या है कि ये एट्रोपिन यूज़ किधर होती है। सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर क्या क्या पढ़ा है, आई में यूज़ होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में यूज़ होती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में यूज़ होती है, और स्क्रीशन में यूज़ होती है। इन चारों चीज़ों में यूज़ होती हैं। सेम यही चीज़ दोबारा यहाँ पे ऑप्थेल्मिक यूज़ होगी, लाइक आई में यूज़ होगी। टॉपिकल आई में यूज़ क्या करेगी, मेडियास्टिक्स कर देगी, लाइक डायलेशन ऑफ द प्यूपल कर देगी, साइक्लोप्लेजिया कर देगी, लाइक क्या कर देगी, इनएबिलिटी टू विजन, मतलब कि जो भी हमारे पास जो नियर विजन होगा उनकी इनएबिलिटी कर देगी, प्रिमिटिव कर देगी, रिफ्रैक्टिव एरर विदाउट इंटरफेरेंसेस बाय द अकोमोडेटिव कैपेसिटी ऑफ द आई। और हमारे पास क्या होती हैं, दो तरह की ड्रग्स होती हैं, एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं और क्या होती हैं दूसरी हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो दो हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग एंटी मस्करेनिक आती हैं, एक आती हैं साइक्लोपेंटोलेट, दूसरी आती है
ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट क्या करती हैं, ये एट्रोपिन को रिप्लेस भी कर सकती हैं। जब क्या होगा, प्रोलॉन्ग मिड्रियासिस हो जाएगा, मतलब प्रोलॉन्ग डायलेशंस ऑफ द प्यूपल हो जाएगा, तो ये दो ड्रग साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपोसामाइड क्या करेंगी, रिप्लेस कर सकती हैं एट्रोपिन को। कब रिपीट करेंगे, जब 7 to 14 डेज वर्सेस 6 to 24 हॉर्स तक का विद अदर एजेंट से हो जाएगा, कोई भी इफेक्ट होगा। तो एक और ड्रग्स हमारे पास आ जाती हैं, आगे लिखा हुआ है फिनाइलनेफ्रीन। ये क्या है हमारे पास, एड्रीनर्जिक ड्रग्स होती हैं ये हमारे पास, एड्रीनर्जिक। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, लेकिन एक और फैमिली होती है रिसेप्टर्स की जिसको हम लोग कहते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स भी, वो ड्रग्स जो कि अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं, वो ड्रग्स भी जब हमें साइक्लोप्लेजिया की कंडीशन रिक्वायर नहीं होगी। साइक्लोप्लेजिया क्या होती है कि जो हमारे पास नियर विजन्स की जो इनएबिलिटी हो जाती है, उसकी अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो तब हम लोग फिनाइलनेफ्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो एंटी स्पाज्मोटिक वही बात है, किधर यूज़ होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में। कार्डियोवास्कुलर किधर यूज़ होगी, हाई डोज होगी जिस टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेटिकार्डिया हो जाएगा। ब्रेटिकार्डिया क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, लोअरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर हो जाएगा। एंटी स्क्रीटरी क्या होगा, एंटी स्क्रीटरी क्या होगा, जब स्क्रीशन को इनिबिट करना होगा, लाइक सलाइवेशन एंड स्वेटनिंग। फिर वो ये अगेंस्ट हो जाएगी, स्वेट नहीं होगी, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो कि एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में जो है वो डेंजरस हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की। व्हाट इज़ द फार्माकोकाइनेटिक्स? फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये होता है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, लाइक ड्रग को एब्जॉर्ब कैसे करती है, ड्रग को मेटाबोलाइज कैसे करती है, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है, और ड्रग को एलिमिनेट कैसे करती है। ये सब कुछ जो होता है वो ड्रग के ऊपर हो रहा होता है विद द एड ऑफ बॉडी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। एट्रोपिन क्या होती है, बहुत रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन इसकी मेटाबॉलिज्म क्या होती है, लिवर से पार्शली होती है। पार्शली का मतलब होता है हाफ, पार्शली होती है, हाफ होती है, मतलब फुली नहीं होती। और एलिमिनेशन किस में होती है, ये यूरिन में एलिमिनेशन हो जाती है इसकी। एंड देन इसकी जो हाफ लाइफ है वो कब तक होती है, 4 हॉर्स तक होती है। एंड एडवर्स इफेक्ट अगर देखें तो ये क्या कर रही थी, सबसे पहले एडवर्स इफेक्ट से पहले हमें रिमेंबर करना चाहिए कि ये ड्रग कर क्या रही थी। एट्रोपिन क्या कर रही थी, एंटी स्क्रीशंस थी, स्क्रीशंस को इनिबिट कर रही थी। तो ये सलाइवा को स्क्रीशन कर रही है, तो सलाइवरी स्क्रीशन को कम कर रही है, तो सलाइवा की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब सलाइवा की प्रोडक्शन नहीं होगी तो माउथ क्या होगी, ड्राई हो जाएगा। जब माउथ ड्राई हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ज़ीरोस्ट्रोमिया, ठीक है। एंड सेकंड ये क्या कर रही थी, जो हमारे पास हार्ट में जो नोड्स होते हैं, एस ए नोड जो होते हैं, एस ए नोड पे ये क्या कर रही थी, जो एसिटाइलकोलिन का जो इफेक्ट है उसको क्या कर रही थी, इनिबिट कर रही थी, और ब्लड प्रेशर को राइज कर रही थी एट द हायर डोज लेवल। तो जब ये हायर डोज लेवल पे एट्रोपिन अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज होता है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया। यूज़ हम इसको ब्रेटिकार्डिया में कर रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ हो गया इसका कि एडवर्स इफेक्ट हो गया कि अब ये टैकीकार्डिया की तरफ चला गया। लेकिन दूसरा क्या होता है, ये यूरिन की रिटेंशन कर रहा था, तो यूरिन रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी बॉडी के अंदर, एंड कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकती है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा था कि ये एक और स्क्रीशन को भी कंट्रोल कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं स्वेट, इस स्वेट को कंट्रोल करता। तो अगर स्वेट नहीं होगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी राइज हो जाएगा। तो ये कुछ इसके क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं। एडवर्स इफेक्ट आपको जो है वो इसके जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं उसी से एडवर्स इफेक्ट बन सकते हैं आराम सुकून से। तो ये क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड्स द रेस्टनेस कर देगा, और उसके बाद कन्फ्यूजन कर देगा, और विच में प्रोग्रेस और डिप्रेशन कर देगा, कोलैप्स ऑफ द सर्कुलेटरी एंड द रिस्पिरेटरी सिस्टम में कोलैप्स कर देगा, जिसकी वजह से डेथ कॉज हो सकती है। मतलब कि ये जो हमारे पास ड्रग है एट्रोपिन, ये क्या कर रही थी, ब्रोंकियो डायलेशन कर रही थी, लेकिन इसका इतना इफेक्ट हो गया कि ये सर्कुलेशन और रिस्पिरेटरी सिस्टम में ये कोलैप्स हो गया, जिस वजह से डेथ कॉज हो गई है। लो डोज ऑफ द, लेकिन अब इसकी ओवरडोज को कम कैसे किया जा सकता है, ओवरडोज को कम ऐसे किया जा सकता है कि हम लोग, एक ड्रग होती है इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, जिसका नाम क्या है, फिजियोस्टिग्माइंस, जो कि हमें याद है कि जो क्या कर रही होती है, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को इनहिबिट कर रही होती है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है टू देयर रिसेप्टर्स। तो अगर हम लोग फिजियोस्टिग्माइंस को यूज़ करेंगे तो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम्स को इनहिबिट कर देंगे, जो तोड़ फोड़ कार है किसकी, एसिटाइलकोलिन की। तो एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, एट्रोपिन की कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, और इसी वजह से हम लोग इसके एडवर्स इफेक्ट इन चीज़ों से कंट्रोल भी कर सकते हैं। और इसके एडवर्स इफेक्ट होते क्या क्या हैं वो डिस्कस कर रहे हैं।
ओके, अभी हम देखते हैं, आगे चलते जाते हैं। तो हम लोग स्कोपोलामीन्स की बात करते हैं। एट्रोपिन हमारा हो गया है कंप्लीट, उसके हम लोगों ने सब के सब उसके एक्शन, उसके एडवर्स इफेक्ट सब कुछ पढ़ लिया है, उसके थेराप्यूटिक यूजेस भी पढ़ लिए हैं। एंड सेकंड हमारे पास कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटी कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट और पैरासिम्पैथोलिटिक्स में सेकंड टाइप जो आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है स्कोपोलामीन्स। स्कोपोलामीन्स और एट्रोपिन्स का जो एक्शन है वो होता, मतलब कि दोनों की सेम ही है, लेकिन कुछ डिफरेंस आ जाता है बीच में। मतलब कि डिफरेंस काफ़ी सारा आ जाता है, थोड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन स्कोपोलामीन्स होती क्या है। अब स्कोपोलामीन्स मेन कम टू द टॉपिक होते हैं जल्दी जल्दी से। तो स्कोपोलामीन्स क्या होती है? अनदर टर्शरी अमाइंस प्लांट्स एल्कोलाइड्स। मतलब कि ये भी एट्रोपिन की तरह टर्शरी अमाइन अल्कोलाइड्स होते हैं, इनके ऊपर भी चार्ज नहीं होता। तो ये भी क्या करती है, बहुत सेंट्रली भी और पेरिफेरली भी दोनों एक्ट करती है। लेकिन जो इसका इफेक्ट ऑन द पेरिफेरल होता है वो क्या होता है? सिमिलर होता है टू द एट्रोफिन। एट्रोफिन का और इसके इफेक्ट जो होते हैं वो पेरिफेरल साइड, पेरिफेरस पे सिमिलर होता है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डिफरेंट होता है। जो स्कोपोलामीन्स होती हैं उसका ग्रेटर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है देन द एट्रोपिन्स टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस वजह से जो स्कोपोलामीन्स है वो एट्रोफिन से डिफरेंट है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ज़्यादा है। एक्शन की बात करें तो स्कोपोलामीन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? एंटी मोशन सिकनेस। एंटी मोशन सिकनेस क्या होती हैं? जो मोशन सिकनेस में होती हैं, मतलब कि डिजीनेस होगी, नोजिया हो गया, या कोल्ड स्वेट्स हो गए, ठंडे पसीने आना, मतलब वो सारी वो कंडीशन जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो लेज़ी फील करे, तो उसको हम लोग कहते हैं मोशन सिकनेस। तो उस मोशन सिकनेस को दूर करने के लिए हमारे पास यूज़ होती है स्कोपोलामीन्स, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी मोशन सिकनेस ड्रग्स। तो ये क्या होती है? ये बेसिकली और क्या करती हैं, आगे लिखा हुआ है कि इट आल्सो हैज़ एन अनयूजुअल इफेक्ट ऑफ ब्लॉकिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो ये क्या करती है? जितनी भी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, उसको भी ये ब्लॉक कर देती है। कैसे ब्लॉक करती है? कि जो एसिटाइलकोलिन्स रिलीज़ हो रहा होता है उसके साथ ये कम्पिटिटिवली बाइंड हो जाती हैं रिसेप्टर पे, और क्या करती हैं? मस्कुलिनिक सारे मस्कुलिनिक फंक्शंस को ब्लॉक कर देती हैं जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी ब्लॉक हो जाती है। इन कंट्रास्ट टू द एट्रोपिन, स्कोपोलामीन्स प्रोड्यूस सीडेशन। मतलब ये क्या करती है? एट्रोपिन के कंट्रास्ट में जो स्कोपोलामीन्स है, स्कोपोलामीन्स क्या करती है? ये मतलब कि पुरसकून प्रोवाइड करती है, रिलैक्समेंट प्रोवाइड करती है पर्सनस को। लेकिन हायर डोज में ये क्या करती है? एक्साइटमेंट भी प्रोड्यूस कर देती है, मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी कर देती है। तो स्कोपोलामीन्स में प्रोड्यूस यूफोरिया एंड आ ससेप्टेबल टू अब्यूज़। तो ये क्या कर देती है? इफ्यूरिया। लेकिन मतलब कि इस पूरी लाइन का ये मतलब है कि ये ऐसी ड्रग होती है कि ये जो कि बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाती है, अब्यूज़ तौर पे यूज़ हो जाती है। मतलब कि कुछ ऐसा यूज़ हो जाता है इसका कि जाहिर सी बात है अब कुछ लोग एडिक्ट हो जाते हैं इस स्कोपोलामीन्स के, तो बहुत ज़्यादा इसका अब्यूज़ यूज़ हो जाता है। मतलब कि ऐसा यूज़ जो कि ज़रूरत है ही नहीं, तो वैसे ही यूज़ करने लग पड़ते हैं रोज़। ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी आ जाता है। तो थेराप्यूटिक यूज़ की बात करें तो थेराप्यूटिक यूज़ जो है वो थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ द स्कोपोलामीन्स जो होती है लिमिटेड होती है टू प्रिवेंट द मोशन सिकनेस। ये लिमिटेड तौर पे यूज़ होता है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर एक्शंस में बात किया कि ये क्या होती है? यूफोरिया प्रोड्यूस करने लग पड़ती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हैप्पी कर देती है इंसान को, और ससेप्टेबल कर देती है टू अब्यूज़। ये क्या होती है? मतलब कि एडिक्शन कॉज कर देती है कुछ पर्सन को। तो इस वजह से इसको लिमिटेड तौर पे यूज़ करते हैं मोशन सिकनेस में। एंड पोस्ट प्रिवेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग। पोस्ट प्रोमेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग वो नोजिया एंड वॉमिटिंग होती हैं जो आफ्टर सर्जरी आती है। मतलब कोई भी पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है, उसको सर्जरी के बाद वॉमिटिंग एंड नोजिया आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या देंगे? स्कोपोलामीन्स देंगे। एंड फॉर द मोशन सिकनेस इज़ अवेलेबल एज अ टॉपिकल पैच दैट प्रोवाइड द अप टू 3 days। मतलब कि ये क्या होती हैं? टॉपिकल पैचेस की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, जिसका जो इफेक्ट यूज़ अप होता है वो कितना होता है? 3 days तक। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज विद ऑल ड्रग्स यूज फॉर मोशन सिकनेस इट इज़ मच मोर इफेक्टिव प्रोफाइलेटिकली देन फॉर ट्रीट मोशन सिकनेस वन इट्स अकर। मतलब कि जितनी भी मोशन सिकनेस होती हैं ये उसमें यूज़ होती हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स एंड एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होगी? सिमिलर टू द एट्रोपिन होगी, और एडवर्स इफेक्ट भी जो होंगे वो सिमिलर टू एट्रोपिन होंगे। लेकिन इसका ज़्यादातर एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? अब्यूज़ तौर पे ये यूज़ हो जाता है इसका बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे पास आ गया स्कोपोलामीन्स।